तो गाइज, मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूपीएससी 101 वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी नीड। एंड वी आर स्टार्टिंग द करंट अफेयर ऑफ द नवंबर मंथ का करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आई एम स्टार्टिंग विद पार्ट वन से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं। एंड आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के नवंबर महीने के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। बहुत शॉर्ट होगा, बहुत क्रिस्प होगा। मतलब आज एक दिन के अंदर मैं पूरा नवंबर महीने का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दूंगा, पूरा नवंबर खत्म। ठीक है। उसके बाद आपको नवंबर महीने के करंट अफेयर को दोबारा तैयार करने की जरूरत नहीं है। फिर हम एक सीरीज ले आएंगे जिसमें हम इसके ऊपर एमसीक्यू कर लेंगे, है ना। नवंबर महीने के अंदर जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनते हैं इन क्वेश्चन से, वो नवंबर मंथ के हम एमसीक्यू कर लेंगे। वो मैं आपका टेस्ट कर लूंगा, ठीक है, जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तब। ठीक है। ये नवंबर महीने का करंट अफेयर है हमारा एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक का। इसी प्रकार आज ही के दिन मैं पूरा नवंबर के महीने का करंट अफेयर आपका डिस्कस कर दूंगा। फिर ऐसे एक दिन दिसंबर, तो फिर इस प्रकार से हम कर लेंगे। बहुत क्रिस्प रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, बिल्कुल बहुत डिटेल में हम डिस्कस उसको नहीं करने वाले हैं। ठीक है गाइज, ये अपने 4 चैनल्स थे, लेकिन ये जो चैनल था हमारा मैप 101, इसको हमने चेंज कर दिया, रीब्रांड कर दिया एज अ यूपीएससी 101। ठीक है, ये यूपीएससी 101 कर दिया गया है। मेरी जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, मेरी लाइव क्लासेस जो होंगी वो सारी की सारी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, यूपीएससी 101 पर। बाकी ज्योग्राफी 101 चैनल अभी भी है, ठीक है, अभी भी रहेगा, और ये आगे भी अभी भी है और आगे भी रहेगा। साथ साथ में एनसीईआरटी 101 चैनल जो है दोस्तों, ये भी है आपका, ठीक है। बट इसके ऊपर मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा, इसके ऊपर बाद में हम क्लास अपलोड कर देंगे। बाकी करंट अफेयर 101 चैनल था अपना जो हमने बंद कर दिया है। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के अब इवेंट नहीं करेंगे, कोई लाइव इवेंट हम करंट अफेयर 101 पे नहीं करेंगे। बाकी आईएएस गुरुकुल 2021, ये 4 चैनल है अपने दोस्तों। इन चारों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना था, लेकिन कोई बात नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं। आप यूपीएससी 101 और ज्योग्राफी 101 इन 2 चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है यार मित्रों, आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर जुड़ने के लिए आप मेरे साथ क्विज कर सकते हो, मेरे साथ स्पेशल क्लास कर सकते हो भाई। मेरे साथ आप प्लस कोर्स के लिए जुड़ सकते हो। मेरे प्लस कोर्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग और अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता है, कोई बोरियत नहीं, पढ़ाई का एकदम अल्टीमेट लुफ्त आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ। इसके लिए कोड याद रहिएगा, कोड क्या है, सुमित 10। देखो अभी आप सुमित 10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का क्या मिलता है दोस्तों, डिस्काउंट। बट ये 10% का डिस्काउंट जो है वो आज के बाद यानी कि मार्च के स्टार्टिंग से ये डिस्काउंट आपका घट के कितना हो जाएगा दोस्तों, 5%। ठीक है, तो बस उन बच्चों से जिन्होंने लेना है और वो नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा प्राइस, उन्होंने डिसाइड कर लिया, चाहते नहीं कि ज़्यादा प्राइस पे लेना पड़े, तो वो ये क्या कर सकते हैं, वो 10% डिस्काउंट पे ही आज खरीद लो, ताकि उनको मैक्सिमम प्राइस जो है या ज़्यादा बढ़ा हुआ प्राइस जो है वो उनको पे ना करना पड़े। अभी तो पता है शकल ऐसी हो गई है, मेरा फ़ोन ही मेरी शक्ल नहीं पहचानता है। ठीक है, मैं से स्क्रीन लॉक ऑन करता हूँ ना, तो फ़ोन कह रहा है कि भाई पहचान नहीं आया तू कौन है। ठीक है, तबीयत की वजह से हालत ऐसी हो गई है, ठीक है ना। चलिए, तो गाइज यहाँ पर आप कोड याद रखना ऑलवेज, सुमित 10 मेरा कोड है। जो भी बच्चा इससे जुड़ना चाहे मेरे से, सुमित 10 कोड यूज़ कीजिएगा, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड शॉर्ट गाइडेंस बाय मी दोनों चीज़ क्या होंगी, प्राप्त होंगी। चलिए, आज का पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ द आईसीएमआर प्लाज्मा थेरेपी, इससे रिलेटेड है। देखो आईसीएमआर मतलब जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, और उन गाइडलाइन के अंदर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इस इशू को अलर्ट किया है, हाईलाइट किया है कि किस प्रकार से प्लाज्मा थेरेपी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, आपको पता होगा दोस्तों, जब देश के अंदर में अभी वैक्सीन, अभी तो चलो आ गई है, वैक्सीन लग भी रही है। जब कोविड हुआ था स्टार्टिंग के अंदर, इसका कोई इलाज अपने पास था नहीं, तो इसके ट्रीटमेंट हम करते थे, तो एक इफेक्टिव तरीका हमें मिला था, वो क्या था दोस्तों, आपका प्लाज्मा थेरेपी। इसको हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मा थेरेपी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपका इन्फेक्ट हुआ था कोविड से, और अब उसकी बॉडी के अंदर कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, तो अगर उसकी ब्लड से हम प्लाज्मा निकाल के एक रोगी व्यक्ति में चढ़ा दें, तो उसकी रिकवरी रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। ये बात हमने बताई थी आपको। राहुल सिंह, इसमें एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के टॉपिक होंगे,
बाकी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वही होगा। आज पूरे दिन के अंदर मैं आपको नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ बी पेशेंस, आराम से बैठें, पढ़े, थोड़ा पीछे से देखें आप जहाँ से मैंने शुरू किया है। तो आईसीएमआर ने वार्न किया है, आईसीएमआर ने वार्निंग दी है कि भैया जो प्लाज्मा थेरेपी है ना, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। भाई हमारा पर्पस क्या था कि कोविड-19 के पेशेंट्स को हम ट्रीट करें बाय द हेल्प ऑफ द किससे, प्लाज्मा थेरेपी। हमारा पर्पस ये था, हमारी इंटेंशन ये थी। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। किस प्रकार से गलत इस्तेमाल हो रहा था दोस्तों? कोविड-19 के केस के अंदर में हो क्या रहा था कि इस कोविड-19 के केस में भैया आपकी जो ये वैक्सीन है तो बनी नहीं थी। तो उस समय क्या था कि हमारे पास में जो एंटी आपका जो भाई संक्रमित व्यक्ति है, जिसको ऑलरेडी कोविड हो गया, एक व्यक्ति था जो कोविड हो गया, लेकिन कोविड से वो रिकवर कर गया। अब वो जब रिकवर कर गया तो इसके शरीर के अंदर में क्या होंगी, कुछ एंटीबॉडी होंगी, ठीक है। इसने कुछ एंटीबॉडी बना ली है किसके खिलाफ, कोविड के खिलाफ। तो ये ब्लड या ये जो प्लाज्मा अगर हम दूसरे व्यक्ति में, एक रोगी व्यक्ति के अंदर में चढ़ा देते हैं तो उसकी रिकवरी रेट क्या हो जाती है, इंप्रूव। तो हमने ऐसा किया। लेकिन हो क्या रहा था, इसके बाद में लोग खुले में जाने लगे, लोग खुले में जाके फेसबुक के ऊपर, ठीक है, फेसबुक के ऊपर जाने लगे। फेसबुक के अलावा लोग जो है व्हाट्सएप के ऊपर यार एक कैंपेन चलाने लगे कि आओ और प्लाज्मा डोनेट करो अपना, ठीक है, आओ प्लाज्मा डोनेट करो, आओ प्लाज्मा डोनेट। और डर इतना ज़्यादा था कोविड-19 का कि लोग जो है इसका ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे थे और पैसों में इसको बेचने लग गए थे, ठीक है। प्लाज्मा पैसों में बिकने लग गया था दोस्तों। तो उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए आईसीएमआर ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी। तो ये उस समय की न्यूज़ है, बस आपको प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है इंपॉर्टेंट था, याद रखना है। देखो, द इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने वार्निंग दी थी अगेंस्ट द इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द प्लाज्मा थेरेपी फॉर ट्रीटिंग द कोविड-19। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसको हम कॉन्वेसेंट प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन थेरेपी भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, आपके ब्लड के अंदर होता है, तो उसको रिकवर कर लिया जाता है एक ऐसे व्यक्ति के ब्लड में से जो पहले इसका रोगी था कोरोना का, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। और इसके ब्लड के अंदर, इसके इस प्लाज्मा के अंदर में एंटीबॉडी होती हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये जब प्लाज्मा अगर हम रोगी व्यक्ति में चढ़ा दें तो वो जल्दी से क्या करेगा, रिकवर कर सकता है, ठीक है। हाउ इट इज डन, कैसे किया जाता है दोस्तों, इसके लिए प्रोसेस होती है ना, इसके लिए प्रोसेस होती है। और वो प्रोसेस क्या होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लड फ्रैक्शनेशन, कि ब्लड का फ्रैक्शनेशन करते थे हम, ठीक है। इफ अ होल ब्लड इज डोनेटेड, अगर 300, 350 से 400 ml ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसके बाद में उसमें से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। समझ में आ रही बात? वरना एक स्पेशल मशीन भी होती है जिसको हम बोलते हैं एपेरेसिस मशीन। एपेरेसिस मशीन के द्वारा क्या होता है, एक साइड से इसमें ब्लड जाता है, ठीक है, स्वस्थ जिस व्यक्ति का जो डोनेट कर रहा है, और इस मशीन में जाता है तो ये प्लाज्मा अलग से निकाल लेती है, ठीक है, प्लाज्मा कलेक्शन किट होता है। और दूसरी तरफ से वो जो खून है वापस उसी व्यक्ति के अंदर में चढ़ा दिया जाता है। बस क्या कर लिया जाता है, प्लाज्मा उसका निकाल लिया जाता है। ये प्लाज्मा जो होता है ये फिर रोगी व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो उसको जल्दी रिकवर करने में क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है, ठीक है। अब डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन दी हुई थी। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन क्या है, 2014 में डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, मैंडेट दिया उसने कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप इस प्रकार से प्लाज्मा कंडक्ट कर रहे हो तो पहली बात तो क्या है, उस व्यक्ति को ना एचआईवी होना चाहिए, ना हेपेटाइटिस होना चाहिए, ना ही उसको आपका साइफिलीज होना चाहिए, या किसी भी प्रकार का ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज जो है ना उसको ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब अगर ये डिजीज है तो ऐसे व्यक्ति से आप ना तो प्लाज्मा ले सकते हो ना ब्लड उसका डोनेट करा सकते हो। इफ द होल ब्लड इज कलेक्टेड, द प्लाज्मा इज सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, देन इंजेक्टेड टू द पेशेंट्स, है ना। और ये भी एक प्रोसेस है। अभी तो प्लाज्मा चाहिए ना भाई, वो जो एंटीबॉडीज है वो प्लाज्मा में, तो हम इसकी मदद से उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव करके दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ प्लाज्मा नीड्स टू बी कलेक्टेड अगेन फ्रॉम द सेम पर्सन, इट मस्ट बी डन आफ्टर द 12 वीक। ये गाइडलाइन है, अगर एक व्यक्ति से तुम्हें दोबारा प्लाज्मा चाहिए ना तो आप क्या करो, 12 हफ्ते के बाद में उसे डोनेट कराओ। ऐसा नहीं है कि हफ्ते पहले डोनेशन करके गया था वो और ठीक है पैसों के लालच में, क्योंकि हो रहा था लोग पैसों के लालच में लगातार अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, तो कम से कम 12 सप्ताह का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर होना चाहिए मेल के अंदर। और अगर किसी महिला से अगर आपने प्लाज्मा डोनेट कराया और दोबारा उसे डोनेट करना चाहते हो तो एटलीस्ट यू नीड 16 वीक कि उससे आप प्लाज्मा डोनेट कराओ दोबारा से। तो ये डब्ल्यूएचओ की क्या है दोस्तों, गाइडलाइन है, ठीक है। अब हो क्या रहा था दोस्तों, आईसीएमआर किसके प्रति चिंतित थी थोड़ा सा, देखो ये जो कोविड-19 के अंदर में जो हम प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे एज अ ट्रीटमेंट, इसके अंदर बहुत सारी क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस आ गई थी भाई।
क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस क्या होगी थी इसमें यार, सोशल मीडिया पे लोग जाते थे, वहाँ डोनर को आमंत्रित करते थे और ये सारा का सारा इसका ब्लैक में बिकने लगे, मतलब पैसे दे के ये लोग क्या कर रहे थे, प्लाज्मा अपना डोनेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये गलत प्रैक्टिसेस है, माल प्रैक्टिसेस है, ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी। आईसीएमआर हैज बीन कॉशियस बिकॉज ऑफ द ट्रायल फाइंडिंग्स, और ये सारी बात किसको पता चल गई थी, आईसीएमआर को पता चल गई थी, तो उसने क्या किया, उसने इस प्रकार का काम किया। हाउएवर दोज गाइडलाइंस आर नॉट नेसेसरली बाइंडिंग, इट इज टू अर्ली टू डिसमिस द प्लाज्मा थेरेपी, बट देयर आर द अदर इश्यूज। देखो इसमें कुछ और भी इश्यूज थे जो इससे रिलेटेड थे, बट हाँ ये एक बड़ा इशू था, तो इसके चलते जो है आईसीएमआर ने बोला था। द थेरेपी इन्वॉल्व्स रिसोर्स इंटेंसिवनेस प्रोसेस सच एज प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा स्टोरेज, मेजरमेंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एंटीबॉडीज। अच्छा एक चीज और भी थी ये तो था ही था कि ब्लैक में हो रहा था, उसके साथ ये और भी मुद्दे थे जिससे कहीं ना कहीं इसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो रही थी। मतलब ये एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस, अगर आपको प्लाज्मा कंडक्ट करना है ना, ठीक है सर, ये रिटर्न में भी ऐड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। देखो प्लाज्मा कलेक्ट करना, प्लाज्मा थेरेपी इज अ रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब बहुत सारा रिसोर्स चाहिए आपको, ठीक है, आपको बहुत सारी मशीनें चाहिए, प्रॉपर प्लाज्मा स्टोरेज करने की जगह चाहिए। तो वो भी एक बात थी कि इतना शायद स्टोरेज हमारे पास नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वाली बात भी हो गई, तो ये याद रखना दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक था। सेकंड बात करते हैं दोस्तों, ट्रम्प एक्सपेरिमेंटल ड्रग। अच्छा आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनको भी कोरोना हो गया था, और उनका कोरोना ठीक करने के लिए उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन दी गई थी उनको, जिनका नाम था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो ट्रम्प के ऊपर जो दिया, देखो ट्रम्प भाई साहब ऐसे थे, जब इनको कोविड हुआ था ना, नोवेल कोरोना वायरस से ये प्रभावित हुए थे। पहली बात तो ये चुनाव का टाइम था, ये घूमते रहे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, इसी टाइम इलेक्शन होना था, तो इन्होंने ज़्यादा क्या किया, गौर किया नहीं, ये खूब धड़ल्ले घूमते रहे। और सबसे ज़्यादा केस थे यूएस के अंदर में, बट स्टिल यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो थी उतनी हाई नहीं थी, है ना, कुछ टाइम तक लॉकडाउन रहा था, बट रिस्ट्रिक्शन बाद में ईज कर दी गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने बहुत सारे अनकन्वेंशनल, जो जिनका साइंटिफिकली जो प्रूवन मेथड नहीं थे ना, उन्होंने वो भी, इन्होंने इंडिया से वो जो मलेरिया के लिए दवाई हम यूज़ करते थे हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो भी मंगवा के खुद ट्रंप साहब ने वो खुद भी कंज्यूम किया है कि मुझे कोरोना नहीं होगा, बट फिर भी कोरोना इनको हो गया था। तो इनका ट्रीटमेंट करने के लिए इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो दी गई थी, एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे किया गया था, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो थेरेपी एट कंबाइंस द यूज ऑफ 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है बताऊंगा। तो इस थेरेपी में क्या किया गया था, 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इनका नाम है REGN10933 और REGN10987, which works to inactivate the virus in the question। देखो इसका काम क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, कि ये वायरस को इनएक्टिवेट कर देती थी, जो SARS-CoV-2 वायरस होता है ना, इसको इनएक्टिवेट कर देती थी। और SARS-CoV-2 एंड ब्लॉकचेन रिएक्शन विच हेल्प्स प्रोपगेट इट स्प्रेड इन द बॉडी, देयर बाय कटिंग डाउन ऑन द रिएक्शन टाइम, है ना। तो ये क्या कर रही थी दोस्तों, ये आपका जो वायरस है जो क्वेश्चन में, यानी कि जो कोरोना वायरस है, उसको इनएक्टिवेट कर देती थी, इसका जो चेन रिएक्शन है वो टूट जाता था, और जो रिएक्शन टाइम है दोस्तों वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। During the pandemic, Trump has promoted a range of unproven or unscientifically questionable treatment। मतलब ट्रम्प साहब ने बहुत सारी चीज़ें की, मैंने आपको बताया था इन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है उसको मलेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इन्होंने इस्तेमाल किया कि इनको इन्फेक्शन नहीं होगा, बट फिर भी ये चपेट में आ ही गए कोरोना के, ठीक है, ये हिंदी में है दोस्तों, तो ये चपेट में भाई साहब आ ही गए थे। अब आप पूछोगे सर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है, बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती हैं ये कुछ नहीं, ये दे आर द प्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन होते हैं, ठीक है, दैट मिमिक द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू अटैक द वायरस। और कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, ये एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, और ये प्रोटीन इस प्रकार से बिहेव करते हैं ना, मिमिक का मतलब मिमिक्री करना, नाटक करना, ये वायरस की तरह नाटक करते हैं, और इस वायरस की तरह नाटक करने से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, देखो आप भी पढ़ने के लिए तो तैयार बैठे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप भी कई बार क्या हो जाते हो दोस्तों, सो जाते हो, शांत हो जाते हो, जब आपको झझोरा जाता है, ठीक है, आपके अहम को झझोरा जाता है, भाई उठ, काम तो करना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं आप मोटिवेशन, है ना। तो उसके बाद आप उठते हो, लगते हो हिम्मत बना के। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी था, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, मोटिवेट कर देता है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है ना, ये प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन वायरस की तरह अपने आप को क्या कराते हैं, आगे रखते हैं, इससे हमारा इम्यून सिस्टम भड़क जाता है, और इसके ऊपर क्या कर देता है, वायरस के ऊपर अटैक कर देता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम जग जाता है दोस्तों, तो दुनिया कोई बीमारी नहीं जो हमारे सामने टिक सके।
दे आर मैन मेड प्रोटीन, ये हम खुद बना के डालते हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, हमने खुद ने बना के डाली थी ट्रम्प के बॉडी में। द एफडीए अथोराइज्ड हाइड्रोक्लोरोक्विन for emergency use this spring, then revoked its approvals after concluding that the drugs potentially benefit did not outweigh the risk। देखो स्टार्टिंग में हाइड्रोक्लोरोक्विन यहाँ पे यूज करने की अनुमति दे दी गई थी एफडीए ने, और बहुत भारी मात्रा में भारत से ये दवाइयाँ वहाँ पे इंपोर्ट भी की गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं यार, इसको यूज करने के ना बहुत सारे रिस्क भी हैं, नेगेटिव आउटकम्स भी हैं, तो बाद में इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भी ट्रीटमेंट थे उस समय पे, देखो आज तो हमारे पास में वैक्सीन आ गई, लेकिन उस टाइम पे और भी अदर जो थे वो भी हमारे पास ट्रीटमेंट के जो तरीके थे। एक तो क्या था आपका दोस्तों, एक था डेक्सामीथेसोन। तो डेक्सामीथेसोन जो था ना, एक स्टीरॉइड है, ठीक है, एक स्टीरॉइड है, और दूसरी जो थी आपकी दैट इज रेमडेसिविर और डेक्सामीथोन, ये दो और तरीके थे जिनसे आप उस समय कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन ये दोनों जो थे ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव स्टीरॉइड थे, ठीक है, ये क्या थे, एक्सपेंसिव दवाइयाँ थी, ठीक है। एक ग्लीड फाउंडेशन की, एक मेरे को आज भी याद है, एक मैं स्किन के डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे क्रीम दी थी, भाई साहब छोटी सी क्रीम थी, उंगली से भी इतनी होगी मुश्किल से, ठीक है, बहुत कम उसमें आता था, और वो क्रीम थी 3,500 रुपये की। तो ये उस समय की बात है जब कुछ काम वाम अपन स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते थे, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ ही मान लो, जब मैं मॉडलिंग के स्टार्टिंग के फेज़ में था तब की बात है। तो तब मैं ये यूज़ करता की थी मैंने एक बार, तो भाई साहब इतनी महंगी, तो ये सोचो एक कोरोना की दवाई कितनी महंगी बनाते होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये दो तरीके थे, और भी बहुत सारे तरीके थे, आपको पता है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो हम स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते थे, बट कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था। Neither drug has gone through the rigorous FDA approval process to determine that it is safe to or effective. Although dexamethasone is widely available for the other uses, remdesivir has received emergency authorization। हालांकि इनका emergency के अंदर authorization, भाई emergency में आप लोग यूज कर सकते हो, ऐसी अनुमति दे दी गई थी, लेकिन यार फिर भी ये दवाइयाँ जो थी, ये जो कठोर जो FDA का अप्रूवल प्रोसेस होता है ना, उनको इन्होंने पार नहीं किया था, बट इनको इमरजेंसी में यूज के लिए अप्रूवल दिया हुआ था, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों एरियल स्पेस मिशन की। एरियल स्पेस मिशन क्या है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझिए। अभी हाल ही में रिसेंटली द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आपका एरियल स्पेस मिशन को फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है। मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोल दिया कि भैया वो एरियल स्पेस मिशन के नाम से एक स्पेस मिशन जो है भेज रहे हैं। देखो इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस है जो हमारे एक्सो प्लैनेट है ना, जो हमारे एक्सो प्लैनेट समझते हो, एक्सो प्लैनेट क्या होता है, हमारे प्लैनेट जो है, हमारा जो सौरमंडल है उससे बाहर जो प्लैनेट पाए जाते हैं, उसकी कक्षा से बाहर जो पाया जाता है उसको दैट इज नोन एज द एक्सो प्लैनेट। तो पर्पस यही है इसका कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, एक्सो प्लैनेट जिनको हम बोलते हैं, वो एक्सो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को, ठीक है, वो कैसे बने, मतलब इस चीज़ की हम जानकारी लेना चाहते हैं। देखो साइंटिस्ट के सामने अभी भी मिस्ट्री है ना, कि किस प्रकार से प्लैनेट बने, सौरमंडल बना, ये सारे ग्रह बने, यूनिवर्स बने। तो बस उसी की खोज में एक मिशन है आपका। मैंने बताया ये साइंटिस्ट का फूफा और फूफी बनना चाह रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि ये प्लैनेट बना कैसे, ये ग्रह बने कैसे, ये सौरमंडल बना कैसे, यूनिवर्स बना कैसे। तो ऐसे ही एक मिशन जो है यहाँ पे सेंड किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसको नाम दिया गया एरियल स्पेस मिशन। सो एरियल जो है, इट स्टैंड फॉर, एरियल की फुल फॉर्म है, पता है आपको क्या है? सर एरियल की फुल फॉर्म बताओ फटाफट से बच्चों, क्या है एरियल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एरियल, तो एरियल की फुल फॉर्म आप मेरे साथ ध्यान से देखो। एरियल की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये मिशन जाएगा और ये इंफ्रारेड और उसके अंदर में रिमोट सेंसिंग करेंगे, मतलब दूर से बैठ के उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सो एरियल जो है अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको भेजा है, इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया, इसको लॉन्च कर दिया है। एरियल की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। It is a space exploration mission that will study the composition, nature and evolution of about 1000 extra solar planet, ठीक है। लगभग जो 1000 से ज़्यादा हमारे एक्स्ट्रा सोलर का मतलब हमारे सौरमंडल से बाहर जो प्लैनेट पाए जाते हैं ना, ठीक है, वो कैसे है यार, उनका कंपोजिशन कैसा है, नेचर अरे बात समझ में आ रही है भाई? हमारा ग्रह तो है ही है, ठीक है, इसके बाहर हमारे सोलर सिस्टम के, हमारा जो सौरमंडल है ना भाई साहब, इसके बाहर में बहुत सारे ग्रह आपके उपस्थित होते हैं। ये ग्रह कैसे बने, ठीक है, ये ग्रह कैसे बने,
ठीक है। तो वो साइंटिस्ट का फूफा और फूफी जो बनना चाह रहे हैं आइंस्टीन के, तो वो बस जानना चाहते कि ग्रह कैसे बने थे, क्यों बने थे, वगैरह वगैरह। बस उसी की जांच के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये एरियल स्पेस मिशन जो है वो भेजा है। समझ में आ रही बात? तो ये कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये चाहते हैं कि उनकी जो है एक्सप्लोरेशन करें कि वो कैसे बने, उनका कंपोजिशन कैसा, उनका नेचर कैसा, इनका इवोल्यूशन कैसा है, ठीक है। उन सब के ऊपर यहाँ पर बात जो है की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हिंदी में है। It is the first mission dedicated to measuring the chemical composition and thermal structure of transiting exoplanet which lies far beyond the boundaries of the solar system। देखो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत बाहर के ग्रह होंगे ये सारे। भाई जिन जिन ग्रहों की हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में तो है नहीं, तो वो बहुत दूर के ग्रह हैं, ठीक है। बहुत फार की चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टडी कर रहे हैं। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी करना, इसको पढ़ना बहुत ही क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। इट विल बी लॉन्च इन 2029 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द मिशन विल बी द 4 ईयर। देखो अभी इसको लॉन्च करेंगे हम 2029 के अंदर, लेकिन और इसको ये जो मिशन का ड्यूरेशन रहेगा 4 साल का, और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अभी तक तो हम सिर्फ स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने खुले में आके धड़ल्ले से बोल दिया कि भाई करेंगे, छाती ठोक के बोल रहे हैं करेंगे। और 2029 के अंदर में हम एक मिशन भेजना चाह रहे हैं जो हमारे जो एक्सो प्लैनेट होंगे, ठीक है। एक्सो प्लैनेट मतलब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के जो ग्रह हैं, ठीक है, वो कैसे बने, क्या कंपोजिशन था, वगैरह वगैरह, वो सारी बातों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। सो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, इसका महत्व क्या है सर, इसके क्या फायदा होगा। देखो मेरी बात, ये जो मिशन है ना, ये पहले अपने इस प्रकार का पहला जो मिशन है, ठीक है, ये पहला मिशन है। इट्स अ वेल डिफाइंड सर्वे विल बी कंडक्टेड टू मेजर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ 100 ऑफ एक्सोप्लैनेट। मतलब हमारा फोकस किस पे रहेगा कि उनका केमिकल कंपोजिशन देख लें हम, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संरचना, मतलब किन किन रसायनों से मिलकर वो बना हुआ है, हम ये देखना चाहते हैं। द आंसर और टू द बिगेस्ट क्वेश्चन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, व्हाट आर द कंडीशन फॉर प्लैनेट फॉर्मेशन एंड इमरजेंस ऑफ लाइफ। देख रहे हो आप, मतलब मुद्दा वही है, समझ रहे हो। आम खाने से मतलब नहीं, इनको गुठली, आम तो खाना ही है, इनको गुठली भी गिननी है, उनको पेड़ भी गिनने हैं, ठीक है। और इनने ये भी ढूंढना है कि वो पेड़ उगा तो उगा कैसे, नहीं उगता तो ठीक था ना, है ना। देखो कुछ चीज़ें यार आदमी के मेरे हिसाब से रीच से बाहर है। हर चीज़ को मनुष्य जो है नहीं समझ सकता। मतलब हम ग्रह भी क्यों बने उसके भी पीछे जाना चाहते हैं, ठीक है। वैसे पौराणिक कथाएं हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, भगवान ने बनाया था सारे ग्रह, ब्रह्मा जी ने बैठ के बनाया था। मैं इनको यहीं बता देता हूँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी वालों को बुलाओ इधर, मैं बताता हूँ भैया हमारे यहाँ पे थे तो ब्रह्मा जी, ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने बैठ के बनाए थे सारे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भाई आ जाओ मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो इनको मैं समझा देता हूँ, आप इनको एक बार बुला लो यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला है दोस्तों EOS-01 सैटेलाइट। देखो यार मुझे तो पूरा अच्छे से याद है, नवंबर मंथ के अंदर मैंने करंट अफेयर आपको कराया था। EOS जो सैटेलाइट थी हमारी, ठीक है, पहले इसका नाम कुछ और ही था, ठीक है, बट बाद में हमने बदल दिया था। मैंने आपको पूरा बताया था, मैं नाम वाम में जाऊंगा नहीं, ठीक है। ये अर्थ की इमेजिंग सैटेलाइट है। इमेजिन मतलब क्या होता है कि हम दूर बैठ के इसको छोड़ देंगे हम, और पृथ्वी को हम नीचे बैठ के क्या करेंगे, पृथ्वी पर निगरानी रखेंगे, ठीक है। तो EOS-01 जो है इट इज़ अ अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था नवंबर 2020 के अंदर, ठीक है। ये सैटेलाइट के साथ साथ 9 और भी सैटेलाइट थी जो आपकी लॉन्च की गई थी, है ना। डिटेल क्या है, देखो कुछ नहीं, एक अर्थ की ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, मतलब पृथ्वी को हम ऊपर से बैठ के क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सर ऊपर से बैठ के नीचे बैठ के ऊपर से पृथ्वी को ऑब्जर्व, देखो ऊपर ये सैटेलाइट हमारी रहेगी, ये पृथ्वी है, तो ये ऊपर से सैटेलाइट जो है ना इसको क्या करेगी दोस्तों, ये सैटेलाइट इसके ऊपर नजर रखेगी, इसके चारों तरफ घूमती रहेगी। अब हमें ऊपर से जानकारी मिलती रहेगी, फोटो वोटो मिलती रहेगी। सर इसका क्या लाभ होगा दोस्तों, इसका लाभ हमें होगा एग्रीकल्चर के अंदर, हम खेती के अंदर इसका लाभ लेंगे, हम डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका लाभ लेंगे, हम फॉरेस्ट्री सपोर्ट्स के अंदर इसका लाभ लेंगे। तो ये हमें अलग अलग फायदे इससे होंगे, ठीक है। तो EOS सैटेलाइट दोस्तों याद करो और बताओ ये किस सीरीज की सैटेलाइट थी, ठीक है। ये सीरीज थी हमारी, पहले इसका नाम कुछ और रखा जा रहा था बट बाद में बोला गया नहीं इसका नाम EOS-01 रख देते हैं। अदरवाइज तो कह रहे थे एक सीरीज चल रही थी हमारे पास, ठीक है, और उस सीरीज का ही एक नाम जिसको दिया जा रहा था। नो PSLV इज अ लॉन्च व्हीकल, दिस इज द PSLV, ये लॉन्च व्हीकल है। याद करो थोड़ा सा,
EOS-01 सैटेलाइट के बारे में याद करो, थोड़ा होमवर्क है आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है। नो नो नो, इनसेट नहीं है, नो इनसेट नहीं है, इनसेट नहीं है, इनसेट नहीं है, वो अर्थ इमेजिन सैटेलाइट है। नहीं, जी सेट भी नहीं है खुशबू, जी सेट भी नहीं है, जी सेट भी नहीं है। मैंने कराया था, कोई बात नहीं, बाद में देख लो, ध्यान से आराम से पढ़ लेना, ठीक है। एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट थी, तो ये उसी की बहन मान लो या भाई मान लो, ये उसी का था। लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट पे सोचा गया नहीं, इसका नाम हम EOS-01 रखेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जल्दी देखो, ढूंढो इसको और बताओ मुझे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़े। तो ये क्या है दोस्तों, एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, मतलब हम अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे ऊपर से बैठ के। आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, अब आप खुद देखना, ठीक है। मुझे नहीं पता, बस मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता, दोबारा आप खुद ही देखना, आप खुद ढूंढना, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। द EOS-1 सैटेलाइट इज इसरोज फर्स्ट स्पेस मिशन ड्यूरिंग द कोविड। खास बात ये थी कि कोविड के दौरान ये पहला जो है हमारा स्पेस मिशन था। द मिशन वॉज एस्टिमेटेड टू टेक ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ 2020, बट कोरोना की वजह से डिले हो गया था, है ना। सैटेलाइट इज ऑल सेट टू बी लॉन्च्ड इन द इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C49। तो हमें किसके द्वारा लॉन्च करना था, हमारे पास इसरो का एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान था हमारे पास, PSLV-C49। इसके मदद से हमने इसको क्या किया था, ऑर्बिट के अंदर में प्लेस किया था, ठीक है। डन, चलिए बहुत बढ़िया, आप क्लोज हैं आंसर के बिल्कुल, ठीक है। बट मैं नहीं बताऊंगा, अब आप ही खुद ही ढूंढोगे। ये इसरो का 91वां मिशन था, 51 मिशन था इसरो का, विच विल बी लॉन्च्ड इन PSLV। इट इज बीइंग लॉन्च्ड विद 9 अदर इंटरनेशनल सैटेलाइट, मैंने बताई दी आपको, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था। द सैटेलाइट इज इक्विप्ड विद द बेस्ट क्वालिटी रिमोट सेंसिंग। देखो रिमोट सेंसिंग से कई बार कंफ्यूजन होता है आपको, ठीक है। व्हाट इज दिस रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग बताता हूँ मैं। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? हेलो सर, मैं अभी क्लास में हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है सर, ओके। तो जो सैटेलाइट है, इट इज इक्विप्ड विद द बेस्ट क्वालिटी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग? देखो, रिमोट का मतलब होता है दूर बैठ के, दूर बैठ के, सेंसिंग का मतलब अनुभव कर सको। तो इसके अंदर ऐसे उपकरण थे कि दूर बैठ के आप इसको क्या कर पाओ दोस्तों, इसको अनुभव कर पाओ। तो इसके अंदर में क्या, देखो कोई रेग्यू लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ये सही है। RI सेट 2BR2, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही बताया। अमीशा गोस्वामी आप सही बोल रहे हैं। सिद्ध सिंघानिया भी सही बोल रहे हैं। बट कोई रिग्यू पिग्यू पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। रिग्यू क्या है पता भी है आपको? ठीक है, ऐसे ही कुछ भी मुंह पाड़ देते हो यार, है ना। तो सैटेलाइट जो है ना, इट इज इक्विप्ड विद द बेस्ट क्वालिटी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो रिमोट सेंसिंग, बेस्ट क्वालिटी की जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है वो इसमें इक्विप्ड थी, ठीक है, इस सैटेलाइट के अंदर में, ये हमें याद रखना है। अब वर्थ, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होती है, यूज किस में करते हैं हम? देखो मेरी बात सुनो, लैंड की मैपिंग और फॉरेस्ट मैपिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड मॉनिटरिंग मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल, फिश, वेदर, क्लाइमेट, ठीक है, इन सब के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉइल कैसी है, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं हम इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। पृथ्वी को आप ऊपर से देखोगे, उसका अवलोकन रखोगे, उसके ऊपर एक नज़र रखोगे, तो सारी चीज़ें जो है इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। हम लैंड देख सकते हैं, भाई कितना लैंड फॉरेस्ट, उसको मैप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब दूर से बैठ के हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट रेडियो बस्ट, इसके बारे में बता देता हूं मैं। तो कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते थे आपका चिमी। सो कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट ने रिपोर्ट किया था, एज रिपोर्टेड द साइटनिंग ऑफ रिपीटेड फास्ट रेडियो बर्स्ट फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट गैलेक्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपके साथ में कवर किया था। और मुझे याद है, जैसे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था ना, आप लोगों की संख्या गिर गई थी। मेरे को आज भी याद है, क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा था उस दिन, साइंस के बहुत सारे टॉपिक हो गए थे। आपको लग रहा था यार सर जी कैसे कैसे टॉपिक करा रहे हो, आज तो खराब खराब टॉपिक करा रहे हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार। फास्ट रेडियो बस्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। मैग्नेट और जब भी कोलैप्स करता है तो उससे आपका ये जो फास्ट रेडियो बस्ट है ये उत्पन्न होता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो याद रखना है। तो ये कह रहा है कि जो कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट था हमारे पास चाइन, उसके द्वारा हैज़ रिपोर्टेड द साइटनिंग ऑफ रिपीटेड फास्ट रेडियो बस्ट फ्रॉम द डिस्टिंक्ट गैलेक्सी। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, फास्ट रेडियो बस्ट क्या होती है? देखो ये बहुत ब्रीफ थी, मतलब बहुत कम टाइम के लिए हमने इनको रिकॉर्ड किया था। रेडियो वेव थी ये,
फ्यू मिली सेकेंड के लिए हमने इन बर्स्ट को क्या किया था, रिसीव किया था। द फास्ट रेडियो बर्स्ट आर ब्रीफ burst of radio wave coming from far beyond our मिल्की वे गैलेक्सी। समझ रहे हो, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके दूर से ये रेडियो जो फास्ट रेडियो बर्स्ट थी आ रही थी। द फिनोमिना वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 2007। देखो ये पहली बार ये फिनोमिना 2007 में रिपोर्ट किया गया था। एंड एज ऑफ मिड 2017 रफली 2 डजन हैव बीन रिपोर्टेड एंड देयर ओरिजिन इज अननोन। ऐसा माना जा रहा है कि 2017 में पहली बार हमने ऑब्जर्व किया था इस इवेंट को, और मिड 2017 तक आते आते लगभग ऐसे 2 डजन यानी कि 24 के आसपास ऐसे हम इवेंट जो थे वो दर्ज कर चुके थे, लेकिन हमें इनके सोर्स का नहीं पता था। हम सिर्फ क्या कर रहे थे दोस्तों, एस्टिमेट लगा रहे थे कि कहां से आ रहा है। हाउएवर दे आर ubiquitous. Current best estimates suggest that these events are arriving at the earth roughly 1,000 times per day over the entire sky। ठीक है, मतलब ऐसा माना जा रहा था। ऑफ द नॉन डिटेक्टेड FRB, वन FRB जिसका नाम ये रखा गया हैज बीन ऑब्जर्व टू रिपीट एंड हैज बीन शोन टू कम फ्रॉम अ स्मॉल ड्वार्फ गैलेक्सी एट अ रेडशिफ्ट ऑफ 0.2। whether all FRB repeat and or in the dwarf galaxy is yet unknown। अब ये भी नहीं पता कि ये जो FRB होती है, फास्ट रेडियो बस्ट होती है, वो रिपीट भी, देखो एक फास्ट रेडियो बस्ट थी जिसने अपने आप को रिपीट किया था। ठीक है, जो कहाँ से आ रही थी दोस्तों, आपका एक स्मॉल ड्वार्फ गैलेक्सी थी। ड्वार्फ मतलब छोटी, स्मॉल गैलेक्सी थी जिसका रेड शिफ्ट किया था आपका 0.2, वहाँ से आ रही थी। बट हमें ये नहीं पता कि हर गैलेक्सी, हर ड्वार्फ गैलेक्सी जो है उसके अंदर से रिपीट होता है नहीं होता, फास्ट रेडियो बस्ट रिपीट होती नहीं होती, हमें इस बात के बारे में नहीं पता। तो कह रहा है कि फास्ट रेडियो बस्ट जो होती हैं वो बहुत मिनिमम समय के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, मिली सेकेंड्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक 24 ऐसे इंसिडेंट हैं जो हम देख चुके हैं, लेकिन एक एस्टिमेट ये कहता है कि ये जो इवेंट्स हैं ना वो पृथ्वी के ऊपर 1000 टाइम्स, एक दिन में हजारों बार आते हैं, बस वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, ये ऐसा कह रहा है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ FRB डिटेक्टेड इन अप्रैल। अभी जो अप्रैल के अंदर आया था, ठीक है, इसका हमने कैसे डिटेक्ट किया, हमने क्या अंदाजा लगाया कहां से आ रहा है। तो द सोर्स ऑफ FRB डिटेक्टेड इन द अप्रैल इन द मिल्की वे इज वेरी पावरफुल मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत पावरफुल एक मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार था जिसको हमने बोल दिया आपका मैग्नेटार। ठीक है, एक न्यूट्रॉन स्टार जो होता है जब वो अंतिम, देखो कोई भी तारा जो है ना जब अपने अंतिम समय में आ जाता है ना, लास्ट में आ जाता है, अपने जीवन के अंत में आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसका सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने लगता है, और उस ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बाद में उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। तो ये कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन स्टार, पावरफुल मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार जो है, जो मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर था, उससे ये रेडियो वेव जो है उत्पन्न हुई है। मैग्नेटॉर इज लोकेटेड इन द कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, वुल्पिकुला, एंड इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 14,000 से लेकर 41,000 लाइट ईयर्स अवे। ऐसा माना जा रहा है ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से इतना दूर है, 14,000 से लेकर 41,000 लाइट ईयर्स अवे। इसका मतलब क्या है कि लाइट को वहां पहुंचने में 41,000, 14,000 से लेकर 41,000 साल लग सकते हैं वहां तक पहुंचने में, इतनी दूर से ये हमारे पास आया है। The FRB was a part of one of the magnetor। मैग्नेटोर समझ गए ना आप क्या होते हैं, मैग्नेटोर का मतलब होता है पावरफुल न्यूट्रॉन स्टार। तो मैग्नेटोर मोस्ट प्रोलिफिक फ्लेयर अप्स विद द एक्स-रे बर्स्ट लास्टिंग लेस देन अ सेकेंड। ठीक है, तो मैग्नेटोर क्या होता है सर, मैंने बता दिया, मैग्नेटोर एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत अंतिम समय में अपने जीवन के वो क्रस्ट एक सिटी बहुत छोटे आकार में बन गया है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। कई बार तो मतलब जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसकी जो मैग्नेट होती है उसके मुकाबले 10 ट्रिलियन टाइम ज़्यादा वो क्या होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्गर होता है। तो बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका। न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं, दे आर फॉर्म्ड व्हेन द कोर ऑफ अ मैसिव स्टार अंडरगोज ग्रेविटेशनल कोलैप्स। मैंने आपको बता दिया न्यूट्रॉन स्टार कब बनते हैं दोस्तों, जब एक तारा जो अपने अंतिम टाइम पे आता है और इसका जो कोर होता है उसमें ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाता है, तो उसको हम न्यूट्रॉन स्टार जो है वो कह देते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों चांग E5। ये चांग E5 क्या है, देखो चाइना जो है पहली बार एक ऐसा मिशन भेज रहा है चंद्रमा पर, जो चंद्रमा से वहां की जो चट्टाने हैं उनका डिपॉजिट को लेके क्या करेगा, वापस आएगा। तो चाइना टू लॉन्च मून प्रोब सीकिंग फर्स्ट लूनर रॉक रिट्रीवल सिंस 1970। 1970 के बाद में चाइना अपना इस प्रकार का मिशन भेज रहा है कि चंद्रमा पे जाएंगे, और चंद्रमा से, ये मैन मिशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, मतलब अनमैन मिशन है।
तो ये जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, चंद्रमा के जो अवशेष हैं, चंद्रमा के जो डिपॉजिट्स हैं, वहाँ से चट्टान वट्टान मिट्टी वहाँ की वो लेके आएंगे और फिर उसका नीचे लाके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। अभी चांग ई 5 क्या है तो मैं बता दूं आपको, ये चांग ई 5 प्रोब जो है ना, इनके यहाँ पर एक गॉडेस है, चाइनीज गॉडेस है, मून चंद्रमा की जो गॉडेस है, देवी है, उसके नाम पे नाम रखा गया है। ठीक है। इसके द्वारा ये क्या करेंगे, दे विल कलेक्ट द मटेरियल दैट कैन हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून ओरिजिन एंड फॉर्मेशन। इससे बस किया क्या जाएगा, इससे कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के बारे में ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके, कि मून का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बना, मतलब हर चीज़ के ओरिजिन के पीछे बढ़े हम, मतलब समझ रहे हो, हम हर चीज़ में आइंस्टीन के फूफा और फूफी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लोग भी, चाइनीज़ लोग भी क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि चंद्रमा कैसे बना, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई वगैरह वगैरह, वो सारी बातें जानना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए, रॉकेट जो है अभी भेजेंगे ना वहाँ पे चंद्रमा पे, उसके अंदर 4 पार्ट होंगे। एक तो होगा ऑर्बिटर, ऑर्बिटर मतलब जो चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा। एक होगा रिटर्नर, रिटर्नर का मतलब है जो चंद्रमा के वहाँ से वापिस पृथ्वी पे आएगा। ठीक है, चंद्रमा के मिट्टी विट्टी चट्टान वट्टान लेके। एक असेंडर होगा और एक लैंडर होगा, लैंडर मतलब जो लैंड करेगा चंद्रमा के ऊपर। तो 4 कंपोनेंट इसमें होंगे। इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, चंद्रमा की, देखो लूनर मतलब चंद्रमा की चट्टानों को लेके आना, ये इसका काम होगा। द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी नेशंस टू रिट्रीव सैंपल्स फ्रॉम द मून इन द 4 डिकेड्स। पिछले 40 साल में ऐसा किसी भी देश ने हिम्मत नहीं किया ऐसा काम करने की, बट चंद्रमा पर अभी ये कौन कर रहा है, चाइना ये काम करने का प्रयास कर रहा है। अगर चाइना सक्सेसफुल रहा इसके अंदर, तो चाइना विल बी द ओनली 3rd कंट्री टू हैव रिट्रीव्ड सैंपल फ्रॉम द मून। मतलब यूएस और सोवियत यूनियन के बाद में अकेला चाइना ऐसा बचेगा जिसने कारनामा करके दिखाया, तीसरा देश बच जाएगा चाइना, है ना। दिस विल हेल्प साइंटिस्ट लर्न अबाउट मून ओरिजिन फॉर्मेशन एंड, अब ये कह रहे हैं कि वहाँ से चट्टान ले आएंगे ना और वहाँ से हम मिट्टी ले आएंगे चंद्रमा वाली, तो उससे बस हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कैसे बना था वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो है हमें पता चल जाएगी। ठीक है। अभी कह रहा है चांगी मिशन से चाइना 4 अचीवमेंट हासिल कर लेगा, मतलब 4 मैदानों में चाइना ऐसा हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। कैसा, पहला, द फर्स्ट टाइम फॉर अ प्रोब टू टेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। देखो चंद्रमा, चाइना जो है पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा की सतह से कोई उड़ान भरी। अब वो जो रिटर्नर है जो वापस आएगा वो चंद्रमा से तो उड़ान भरेगा, तो चाइना ऐसा पहला देश बन जाएगा। द फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली सैंपल द लूनर सरफेस। पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी देश ने ऑटोमेटिकली चंद्रमा की सतह को क्या किया होगा दोस्तों, ठीक है, उनको उसका सैंपल लिया होगा, एक बात। दूसरा, द फर्स्ट टाइम टू कंडक्ट अनमैन्ड, ठीक है, रेंडिजुअस एंड डॉकिंग इन द लूनर ऑर्बिट, एंड द फर्स्ट टाइम टू रिटर्न टू द अर्थ विद लूनर सॉइल सैंपल इन एस्केप वेलोसिटी। तो चंद्रमा से आने वाला ये पहला, इन 4 मामलों में पहला मिशन बन जाएगा किसका दोस्तों, चाइना का। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक, पन्ना नेशनल पार्क को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे दिया। जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है, जिसको हम बोलते हैं MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसके तहत में दोस्तों जो पन्ना नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे दिया गया है ना। तो अभी अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे नवंबर के अंदर, प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ऐसा ऐसा हुआ है कि भैया यहाँ पर जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए जो हमारे इनिशिएटिव लिए गए उनकी भी सराहना की गई है। साथ ही साथ में जो पन्ना नेशनल पार्क है उसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का टैग जो है वो मिल गया था। तो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया कि किस प्रकार से पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर में जो एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वहाँ पर हम स्टेप ले रहे हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट स्टेटेड दैट द एरिया हैज अंडरगॉन सब्सटेंशियल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इन द बफर जोन। बफर जोन क्या होता है, जो सेंटर, देखो एक तो होता है कोर जोन, ठीक है, ये होता है कोर जोन, किसी भी उसमें ये इस प्रकार के जोन होते हैं। कोर जोन मतलब जो सेंटर का पार्ट होता है, उसके बाद एक बफर जोन होता है इसके आसपास का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोर जोन को तो हमने प्रोटेक्ट किया ही किया, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एंट्री अलाउड नहीं होती, लेकिन साथ साथ में जो बाहर का जो बफर जोन है वहाँ पर भी हमने इकोसिस्टम को सक्सेसफुली रिस्टोर किया है, ठीक है। देखो जहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है ना, ये जो पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर अगर हम देखें तो 3 अर्बन सेंटर हैं, मतलब अर्बन शहर टाइप के 3 ही इलाके हैं और 300 विलेज होते हैं यहाँ पे। और विलेज में होगा तो दोस्तों एग्रीकल्चर होगा, है ना, मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जब होता है तो जनरली क्या होता है, वहाँ इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, बट यहाँ पर बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया गया है।
रिपोर्टेडली द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर्ड पन्ना टाइगर रिजर्व अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2011। इसको 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड नाउ, ठीक है, सोचो 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ द 9 ईयर्स इसको यूनेस्को ने क्या कर लिया, अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिया और वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बोल दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, ये भी हमारा टॉपिक हो गया है, छोटा सा टॉपिक था। बिल्कुल हम यार दोस्तों टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का टैग इसको मिल गया है, ठीक है, तो बिल्कुल हम टू द पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। एम कोरोना वैक्सीन दोस्तों अभी जो है इसके बारे में हम करेंगे अगली क्लास में बात। एम कोरोना वैक्सीन, स्पेस एक्स क्रू 1 है ना, अभी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ, बायोडिकम्पोजर टेक्निक, ये 3 टॉपिक जो है ये मैं अगली क्लास के अंदर अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो जस्ट अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जस्ट इस क्लास के बाद में हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, डोंट वरी। तो दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है, जो भी बच्चे मेरे प्लस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, आज लास्ट डेट है, इसके बाद में जो 10% डिस्काउंट है वो घट के 5% हो जाएगा। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है हमसे, वो जाके अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, गोल में जाओ, यूपीएससी सीएससी, यहाँ पर हम जीएस, यहाँ पर हम ऑप्शनल और यहाँ पर कॉम्बो, 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हम दे रहे हैं। कॉम्बो के लिए दोस्तों मैंने लिंक शेयर कर दिया आपके टेलीग्राम पेज के ऊपर, आप टेलीग्राम से जाके वो जो कॉम्बो का लिंक है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जाओगे यहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन आपको करना है। इसके बाद दोस्तों ये 3 आपका देखो, ये 1 साल 2 साल 3 साल का ये सिर्फ जीएस का सब्सक्रिप्शन है और ये ऑप्शनल का है। लेकिन अगर आपको कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो का ये रहा। कॉम्बो 2 प्रकार से मिल रहे हैं आपको, एक तो आइकॉनिक और नॉर्मल प्लस, ठीक है। नॉर्मल प्लस 1 साल का कितना है, 70,000 रुपये, लेकिन आप मेरा कोड लगाओगे तो आपको 63,000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। आज कल ये डिस्काउंट कम हो जाएगा, कल ये आपको मिलेगा 66,000 के आसपास का, मतलब 3,000 रुपये बढ़ जाएंगे, आप ऐसा मान लो। तो आज जाइए फटाफट सुमित 10 कोड का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अनअकैडमी को। अब याद रखिए, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, दोनों में कोड क्या यूज़ करना है आपको दोस्तों, सुमित 10। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप मुझे मेल कर सकते हैं, अनअकैडमी मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी के ऊपर, जो बच्चे आपको दे देंगे। सर आपकी यूट्यूब सीए की क्लास की पीडीएफ मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी भाई, मैं अभी भेज दूंगा। आई एम वेरी मच सॉरी यार, बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए हाथ जोड़ के, ठीक है, वो मैं कर दूंगा आज, ठीक है, आज करके ही सोऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।